पाकिस्तान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि पूरी दुनिया को बताया जा सके कि हिंदुस्तान की ये प्रोपेगेंडा मशीन जो है, जिसके ज़रिए हर 1.5-2 साल बाद जब दहशतगर्दी का कोई हमला हिंदुस्तान के अंदर होता है, उसको हिंदुस्तान प्रिटेक्स्ट बनाकर एक वॉर हिस्टेरिया में या अपने सियासी अज़ाइम पूरे करने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट को शुरू कर देती है। पाकिस्तान बहुत तक कामयाब भी इसमें नज़र आ रहा है और इसमें पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसका बहुत खुल के किरदार सामने आ रहा है, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर, कल मैंने आपको शेयर भी किया था, न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, उनको मर्द आहन कहा, उनको बताया कि मैन ऑफ क्राइसिस जिस पोजीशन के अंदर वो हैं इस वक्त, जिस तरह वो पाकिस्तान के मामला को लीड कर रहे हैं, इस तरह डिप्लोमेटिक फोरम के ऊपर चाइना, टर्की, जिस तरह पाकिस्तान इंगेज हो रहा है, तो इस UN के अंदर जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद का जो मामला, हिंदुस्तान की पूरी कोशिश के बावजूद वो पसपा होते नज़र आ रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अपने अंदर भी जो है इस पहलगाम के इंसिडेंट ने जो है वो बहुत सी चीज़ों को खोल कर सामने रख दिया है। एक तो ये कि हिंदुस्तान के अंदर एक ऑन गोइंग पिछले 8 साल से, जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, पिछले 8 साल से एक ख़ास बयानिया, एक ख़ास आइडियोलॉजी, एक ख़ास नफ़रत और तासुब जो है उसको, उसकी लहर को प्रमोट किया जा रहा है, उसके ऊपर पॉलिटिक्स की जा रही है। और आज हिंदुस्तान में दहशतगर्दी इतना बड़ा मसला शायद हो या ना हो, लेकिन जो डिवीजन्स हैं जिसमें हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को एक्सपोज किया है कि मुसलमान और हिंदू, ये दो कम्युनिटी, जैसे 2 नेशन थ्योरी वाला हिसाब, वो खुल के सामने आ गया है। मतलब पहलगाम के इशू को लेकर इग्नोर कर रहे हैं बहुत से लोग कि वहाँ पे मुसलमानों ने दूसरे हिंदुओं की जान भी बचाने की कोशिश की, उनको बाद में खाना भी खिलाया, उनको बाद में पनाह भी दी। वो इग्नोर कर रहे हैं इस फैक्ट को, वो इस तरह इस बात को देख रहे हैं कि जनाब ये मज़हब के नाम पे ये मुसलमान आए थे, ये पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानियों को करना है, और ये हिंदुस्तान, ये नफ़रत जो है उससे जो हिंदुस्तान का सेन माइंड है वो तो इम्प्रेस नहीं हो रहा। लेकिन हिंदुस्तान की सोसाइटी की डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस खुल के सामने आ गई हैं। नरेंद्र मोदी पे बेतहाशा तनकीद हो रही है, उनके अपने भी कर रहे हैं, उनका मीडिया भी कर रहा है। वो जिस वॉर हिस्टेरिया में लेके गए थे वो कह रहे हैं अब आप उसका नतीजा निकाल के दिखाएं, अब पाकिस्तान को मज़ा चखा के दिखाएं। लेकिन वो हिंदुस्तान फॉर स्ट्रेटेजिक रीजंस जो हैं एंड फॉर नॉन रीजंस अभी फ़िलहाल बहुत इज्तनाब कर रहा है पाकिस्तान में हमला करने के लिए। मैं आपको इस प्रोग्राम में बताने की कोशिश करूँगा कोई इज्तनाब क्यों कर रहे हैं। एक बहुत परसेप्शन थी कि शायद मकबूजा कश्मीर के ऊपर जो है हिंदुस्तान आज़ाद कश्मीर के ऊपर मकबूजा कश्मीर के ज़रिए अटैक कर दे, लेकिन वो अब तक नहीं कर पाया। तो हमने जब एनालिसिस किया तो पता चला कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जहाँ से इंडिया ने अटैक कर सकता है आज़ाद कश्मीर के ऊपर, वहाँ पर ओवरवेलमली पाकिस्तान के लिए मोहब्बत पाई जाती है। वहाँ ओवरवेलमली हिंदुस्तानी मीडिया जो कि एक बाइस्ड मीडिया है, और हिंदुस्तानी फ़ौज और हिंदुस्तानी गवर्नमेंट के लिए उकताहट और नफरत पाई जाती है। इसलिए पहलगाम के इंसिडेंट के बाद भी जब मकबूजा कश्मीर के अंदर हिंदुस्तानी मीडिया गया तो मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों ने बात करने से इनकार कर दिया, और जहाँ जहाँ पाकिस्तान का नाम डाला गया बीच में इस प्रोपेगेंडे के अंदर, वहाँ मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों ने हिंदुस्तानी मीडिया को शट अप कॉल दी। ये वो रीज़न है शायद जिसकी वजह से हिंदुस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि वो मकबूजा कश्मीर के ज़रिए आज़ाद कश्मीर पर अटैक करें, क्योंकि अवाम आपके साथ ना हो तो आप किस तरह हमला कर सकते हैं। मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ मकबूजा कश्मीर के अवाम की कि वो किस तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाले प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनने से इनकारी है, और वो किस तरह बीजेपी की गवर्नमेंट को आउटराइटली रिजेक्ट करता है और उसके मीडिया को भी। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो ट्विटर पे वायरल हुई थी। हिंदुस्तान के जो कश्मीर है, जो जिसको मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहाँ पर 2 इंडियंस कपल जो थे वो वापस आए वहाँ से, इस वाक़े के बाद वापस आए। उन्होंने जो वहाँ पे कश्मीर का सेंटिमेंट बताया, कश्मीरी मुसलमानों का सेंटिमेंट पाकिस्तान के लिए बताया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और उन्होंने मशवरा दिया है पूरे हिंदुस्तान को कि मकबूजा कश्मीर का विजिट ना करें। वो ज़रा सुनते हैं। ये जो मोहब्बत है मकबूजा कश्मीर के अवाम की पाकिस्तान के लिए, इसमें आप देख रहे हैं, उसकी वजह से बहुत हेजिटेशन है हिंदुस्तान को गालिबन अटैक करने की, वरना अब तक वो आज़ाद कश्मीर पर अटैक कर चुका होता। अभी भारतीय मीडिया के ऊपर जो उनके एक्स जर्नल्स हैं या एक्स एक्सपर्ट हैं वो भी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। जब गैरत दिलाई जा रही है बार बार नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान पर अटैक क्यों नहीं कर रहे, तो उसके रीजंस जो हैं वो भी हिंदुस्तान की मीडिया की तरफ से आ रहे हैं। ये ज़रा आप सुनिए कि भारतीय फौजी जो है बेसिकली वो क्या बात कर रहे हैं। सिचुएशन ये जनाब के इतना आसान नहीं है नरेंद्र मोदी के लिए या हिंदुस्तान की फ़ौज के लिए पाकिस्तान पे हमला करना। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं आपको सुनवाता हूँ बड़ा क्विकली। डैलिन मर्की हैं, अमेरिका से एक्सपर्ट हैं साउथ एशिया की सिक्योरिटी के, और नन अदर देन बहुत क्रेडिबल नाम करण थापर को उन्होंने इंटरव्यू दिया, और करण थापर ने सवाल किया कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की फ़ौजों के दरमियान जो है अगर कंपैरिजन किया जाए तो क्या सिचुएशन होगी, तो उनका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था। देखा जाए तो भारत एक बड़ा मुल्क है, इसकी फ़ौज और मईशत भी बड़ी है, इसलिए इसे कुछ फ़ायदा ज़रूर हासिल है।
लेकिन फिलहाल और ख़ास तौर पर सरहद पर हालात ज़्यादातर एक जैसी ताकत वाले दिखाई देते हैं। पाकिस्तान ने माजी में ये दिखाया है कि वो मौसर तरीके से जवाब दे सकता है। भारत ने अभी तक अपनी फौजी ताकत में कोई ऐसा बड़ा इजाफा नहीं किया जिससे ये तवाजुन बदल जाए, जैसे कि इसके पास अभी बहुत ज्यादा नए लड़ाका तैयारे नहीं हैं। पाकिस्तान के पास बहुत बेहतरीन मिसाइल हैं, इसलिए भारत को हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। बहुत वार्म वेलकम सेनेटर फरहानुल्लाह खान, सेनेटर परवेशा खान साहिबा और इरशाद भट्टी साहब। पाकिस्तान के अंदर सियासत उस तरह चल रही है, कौमी असम्बली के अंदर इस वक्त आज पहली दफ़ा तारड़ साहब जो है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आए और वो बड़ी यूनिटी की गुफ्तगू फरमाते। कादिर पटेल साहब जो थे उन्होंने बड़ी ऐसी तैसी की, इमरान खान साहब का नाम लिए बगैर ऐसी तैसी की। भट्टी साहब, अगर मैं सबसे पहले आपसे बात का आगाज़ करूँ, आपके नज़दीक अभी जो हमें नज़र आ रहा है फ़िलहाल पाकिस्तान की सियासी उसके अंदर इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं भी नज़र आ रही और कई जगह नज़र भी आ रही, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाइकआउट करती नजर आ रही, जब कादिर पटेल साहब जो है वो तनकीद करते नजर आ रहे हैं बगैर नाम लिए हुए इमरान खान पे, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है इमरान खान को रिहा करो, उसके बाद कुछ होगा। सिविल लीडरशिप की परफॉर्मेंस कैसी है आपके नज़दीक, पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है, और यहाँ से हमें आगे किस तरह आप देखते हैं सारी सिचुएशन को पाकिस्तान के लिए? पहली बात तो है मेरे भाई के जो आपका लास्ट प्रोग्राम था उसमें भी कहा था कि शहबाज शरीफ फार्म 47 के वज़ीर आज़म हो या फार्म 45 के, जब बात भारत की होती है तो इस वक्त वो हमारे वज़ीर आज़म हैं, ये हुकूमत हमारी है और हम एक हैं। लेकिन क्या ये सियासत में नज़र आ रहा है कि हम एक हैं, या सियासत ये दिखा रही है कि हम एक हैं, या सियासतदान हमें इकट्ठा कर रहे हैं? बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखाई देता। पीटीआई एक पागलपन का मुजाहरा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो ब्रीफिंग्स में उन्होंने शिरकत नहीं की। हालांकि उससे पहले इमरान खान का ट्वीट आया था और जिसको भारतीय मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे चलाया था कि इमरान खान ने बड़ी धमकी दी है भारत को कि पुलवामा ड्रामा जो किया था उसके जवाब में हमने जो जवाब दिया वो याद रखें, और पहलगाम वाला ड्रामे पे अगर कोई जहरियत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया, उस ब्रीफिंग में उन्होंने शिरकत नहीं की। तो एक पागलपन का मुजाहरा, और उनके कई जो हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं और इस वक्त जो नहीं देने चाहिए थे। हुकूमत क्या कर रही है, वुज़रा के 2-4 वुज़रा के जो बयानात हैं वो तो इतने काबिल मुज़म्मत हैं और अफसोसनाक हैं कि जिनको पता ही नहीं है कि इस मौके पे क्या बयानात देने चाहिए या इस मौके पे किस तरह के बयानात देने चाहिए। और हुकूमत ने जो सबसे अहम काम किया, गलबन हुकूमत ने यह तय कर लिया है कि ये जो 55 वज़ीर हैं इन्होंने अगले मोर्चों पे जाकर लड़ना है और इनको ज़रा माली परेशानी का सामना है, तो फ़ौरन आर्डीनेंस ले आए और आर्डीनेंस लाकर उनकी इस माहौल में, इस जो जंग का माहौल है, और इस वक्त जब पूरी कौम को ऑप्टिक जो उन्होंने आर्डीनेंस के ज़रिए अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली। मुझे समझ नहीं आती कि इन्होंने जाके तनख्वाहें दे के, और पता है मज़े की बात है, जनवरी से तनख्वाहें बढ़ाई हैं कि जनवरी से इनकी तनख्वाहें अल्हम्दुलिल्लाह 188% ज़्यादा हो जाएंगी। क्या बयानिया बनाया हमारी सियासत ने? कुछ भी नहीं। कोई बयानिया इनके पास है, बताएं क्या किया है शहबाज शरीफ साहब ने सबको इकट्ठा करने के लिए? कुछ भी नहीं। क्या किया है आसिफ अली जरदारी साहब जो अपने केसों में और अपने मामले में तो वो कहते हैं कि ये मफामत के गुरु हैं, क्या किया उन्होंने मफामत के लिए इस वक्त तक? कुछ भी नहीं। क्या किया अब तक नवाज शरीफ साहब ने? नवाज शरीफ साहब कहाँ हैं? 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म और जो बड़े दाई हैं पाकिस्तान और भारत के उसके ताल्लुकात के बारे में, जो उनकी तकरीब हलफ बर्दारी पर भी गए नरेंद्र मोदी साहब की भी, जिन्होंने नरेंद्र मोदी साहब की वालदा को तोहफे भी भिजवाए, जिन्होंने नरेंद्र मोदी साहब को घर बुलवा कर हैप्पी बर्थडे का केक भी कटवाया, क्या आज उनकी पहली तरजीह पाकिस्तान नहीं है? हमें जो उनकी आखिरी इतला मिली थी कि वो नवाज शरीफ से मिले और नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ को कहा कि आप अमन के लिए कोशिशें करें, तो आप क्यों नहीं कर रहे भाई? इस वक्त पूरा मुल्क जो है वो किस तकलीफ से गुजर रहा है या किस तरह के हालात से गुजर रहा है, और आप कहाँ हैं? आपने कहाँ एक साइड पे बैठे हुए हैं? इसलिए आपका सारा नाम मकाम 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म इस पाकिस्तान की वजह से है। आप जाती उम्रा से एवन फील्ड तक सब कुछ पाकिस्तान की वजह से हैं, तो आप कहाँ हैं भाई?
और लेकिन खुशी की एक बात है, और वो खुशी की बात यह है कि हमारी सियासत को तो हो सकता है नरेंद्र मोदी अभी कल मिला उससे राहुल गांधी से प्राइम मिनिस्टर हाउस में, अब नरेंद्र मोदी के भी ताल्लुकात वैसे ही हैं राहुल गांधी से जिस तरह के इमरान खान के और शहबाज शरीफ के हैं। लेकिन उसने क्या किया, घर बुलाया, घर बुला के मिला, इज्जत दी। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि हमें इस वक्त इकट्ठा होने की जरूरत है। पार्लिमानी लीडर्स को ब्रीफिंग दी उसने, और हमारी आज तकरीरें सुन लें आप, और इसके पहले अखबारी बयानात देख लें। हाँ, जो खुशी है वो इस बात की है कि भारत जो है, भारतीय मीडिया को जब मैं सुनता हूं तो इस बात की खुशी होती है, जो कल तक अपने मिसाइल दिखा रहे थे और कह रहे थे पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे, और मोदी साहब के बड़े बड़े तस्वीरें लगा कह रहे थे कि ये पाकिस्तान को खा जाएगा, अब उन तस्वीरों की जगह जनरल आसिम मुनीर साहब की तस्वीरें हैं। और भारतीय मीडिया कह क्या रहा है, दो कौमी नजरिया वाला जर्नैल, खतरनाक दुश्मन, जवाब देने के लिए तैयार बैठा दुश्मन, जंगी सलाहियतों वाला कमांडर, ये भारतीय मीडिया कह रहा है। तो शहबाज शरीफ जो है आपको लगता है वो इमर्ज नहीं किए एज प्राइम मिनिस्टर? और कामरान शाह साहब एक मिनट बात कर लीजिए, एक मिनट बात कर लीजिए प्लीज। और एलानिया, यानी एलानिया तौर पर क्या कह रहा है भारतीय मीडिया, एलानिया तौर पर मकबूजा कश्मीर को अपनी शारक करार देने वाला जर्नैल, और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे आपने कहा वो कायदाना सलाहियतों की तारीफ कर रहा है कि फ्रंट से लीड करने वाला, दो टोक बात करने वाला, पाकिस्तानी बयानिए को लीड करने वाला, जो शहबाज शरीफ साहब को लीड करना चाहिए था। तो आपको प्रॉब्लम क्या है कि शहबाज शरीफ के मुतालिक क्यों नहीं बात हो रही? शहबाज शरीफ हीरो क्यों नहीं बन रहे? क्या प्रॉब्लम है? भाईजान एक मिनट बात कर लेना यार, खुदा के लिए बात कर लेने देना भाई, बात कर लेने दें। आपको दरमियान में जब बात ही नहीं मुकम्मल होने देते भाई आप। अच्छा कर ले भाई, कर ले, जल्दी कर लेना, बाकियों के टाइम आ जाए फिर। तो आप ये कह रहे, अच्छा आप बाकियों के पास चले जाएं, आप चले जाएं बाकियों के पास। अच्छा बोले 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 भट्टी साहब, चले जाएं बाकियों के पास, आप कंप्लीट कर लें, माइंड ना किया करें इतना, वो ना नाजुक बन जाया करें, एक मिनट में कंप्लीट कर लें। बोले भाई, मैं बात कर रहा था, मैं आपको इशू ये है बुनियादी तौर पे इस वक्त इशू क्या है? इस वक्त इशू है कि हमने जिनको पाला है, जिन्होंने हमें पिछले 30 साल से रूल किया है, वो सारे कहां हैं? ठीक है, इस वक्त क्यों नहीं शहबाज शरीफ साहब की भारतीय मीडिया तारीफ कर रहा? क्यों नहीं नवाज शरीफ साहब की भारतीय मीडिया तारीफ कर रहा? क्यों जनरल आसिम मुनीर को कह रहे हैं कि वो किसी भी मुहिम जोई का जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं, भारत को कोई इबाहम ना रहे, अपनी शनाख्त और हैसियत पर फख्र करते हैं, तवाना आवाज, मुल्क को सलामती और खुशहाली के लिए पुरअज़म मर्द-ए-आन, ये क्यों नहीं शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कहा जा रहा है? ठीक है, क्यों ये नफरत और तकसीम पैदा कर रहे हैं इस वक्त? क्यों ये एक दूसरे की वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग में लगे हुए हैं? तो भाईजान, हमारा सियासी बयानिया कहाँ है? हमारी सियासत कहाँ है? हमारे सियासतदान कहाँ हैं? और हम सारे कहाँ, किसके पीछे खड़े हुए हैं? इस वक्त हमें अपने झगड़े नहीं लड़ने चाहिए। हमारे जो इलेक्शन के मामले हैं वो हमारे मामले हैं, हमारे जो केसों के मामले हैं वो हमारे मामले हैं। इस वक्त सामने भारत है और पाकिस्तान सबसे बड़ा है, तो क्यों नहीं ये कुछ भी नहीं कर रहे? साहब आपका पॉइंट आ गया, माशाल्लाह 6 मिनट बोल लिए आप, अब मैं जरा बाकियों को मौका दे दूं। परेशानी में डाल देता माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने सवालात उठा दिए। अब जरा दूसरों को मौका दें, जो आपने इतनी हमागीर गुफ्तगू की है उसके ऊपर बात की जा सके। अफरानुल्लाह भाई साहब, आपने उनकी सारी गुफ्तगू सुनने में रिपीट करूंगा तो 6 मिनट और लग जाएंगे। कहने का मतलब ये भट्टी साहब का कि बेसिकली शहबाज शरीफ एज अ लीडर, एज अ प्राइम मिनिस्टर हैज फेल्ड टू इमर्ज, हैज फेल्ड टू यूनाइट द नेशन। ये भट्टी साहब का ये एनालिसिस है। ना नवाज शरीफ इमर्ज कर सके इस कड़े इम्तिहानी मौके के ऊपर, ना शहबाज शरीफ इमर्ज कर सके, बल्कि उन्होंने ना कौम को जोड़ सके, ना पार्टियों को जोड़ सके। मतलब ये है ही क्यों पावर के अंदर, ये इनका वजूद ही क्यों है? अगर भट्टी साहब की बात को समझा जाए, रिस्पॉन्ड करें सर। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, भट्टी साहब अपनी नौकरी कर रहे हैं, उनको नौकरी करने दें। उनको सियासतदानों को गालियां देने का जो है वो शौक़ है, शौक़ नहीं बल्कि इनको कहा जाता है ये आके सारे पूरे पाकिस्तान के सारे सियासतदानों को गालियां देने के अलावा अगर इन्होंने कभी कोई काम किया तो आप मुझे बता दें। भाई इस वक्त यूनिटी का वक्त है, आप बीच में लुच तल रहे हैं अपनी, क्या करे? और हुकूमत जो, और आप उन लोगों को बुरा भला कह रहे हैं जिन्होंने एटमी धमाके किए, जिन्होंने JF-17 प्रोग्राम लेके आए, जिन्होंने CPEC किया, वो बुरे हो गए। और ये जो है ये अपनी बीच में जो है लुच तलने के लिए आ गए फिर दोबारा। भाई आपको किसने ये कहा है कि आप बैठ के सियासतदानों को गालियाँ दिया करें TV पे? जब शहबाज साहब ने काकूल की तस्वीर, काकूल में जो स्पीच की है वो उठा के आप देख ले, पूरी हुकूमत जो है वो लगी हुई है
नैरेटिव बिल्डिंग के वो आप देख लें। लेकिन आप पता नहीं मेरी समझ से बाहर है कि ये हर वक्त एक ही इनके काम है कि सियासतदानों को गालियाँ दो, सियासतदान बुरे हैं। वो भाई आपको ये सारा करने का क्या फ़ायदा होता है? आप ये भी कौम को बताया करें ना। ये सारा का सारा आपने जो भी कहानी सुनाई है सब झूठ पे मबनी है। कोई इसके अंदर हकीकत नाम की चीज़ ही नहीं है कि जी हुकूमत नहीं है, लीडरशिप नहीं। कौन कर रहा है सारे काम जो बैठ के? और ख़ुद ब खुद आसमानों से फरिश्ते आके काम कर रहे हैं यहाँ पे। भाई हुकूमत कर रही है ना, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के नुमाइंदे जो हैं वो हर जगह काम कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं, नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, जो कुछ कर सकते हैं वो लोग कर रहे हैं। और वो क्या करें? और इस टाइम के ऊपर जब हमें यूनिटी की ज़रूरत है, आप बीच में आके अपनी वही वाली जो आपने एक लाइन पकड़ी हुई है वही लाइन आप घसीटे जाएंगे। मतलब कान पक गए हैं वही वाली बात सुन। मतलब इस मुल्क में सारे अच्छे हैं, सारे इदारे अच्छे हैं, सारे नेक हैं, सारे जो है वो 5 वक्त के नमाजी हैं, सारे बुरे हैं तो सियासतदान बुरे हैं। मतलब आप कोई शर्म कर लें यार, कोई खुदा का खौफ कर लें। हमारा जंग का माहौल बना हुआ है, हम यहाँ पे कौमी यकजहती की कोशिश कर रहे हैं, कौमी यगानगत की कोशिश कर रहे हैं, और आप अपनी वो लुच तलने के लिए बैठ गए फिर दोबारा अपनी मुलाजमत चलाने के लिए। कब तक आप लोग बैठ के टीवी पे सियासतदानों को गालियाँ देना बंद करें? कोई तरीका होता है हर वक्त? और झूठ पे मबनी। मतलब क्या करें? और आप मुझे बताएं ना, ये प्रोजेक्ट इमरान खान हमने लगाया था, हमने कहा था प्रोजेक्ट इमरान खान लगाओ। अब उसके जो खमियाजा है वो कौन, पूरी कौम भुगत रही है, और उसके अंदर भी आप हमें गालियाँ दे रहे हैं। हमारा क्या ताल्लुक है? हमने तो मना किया था ना करो वाला काम। मगर आप मतलब मुझे समझ नहीं आती कि इस वक्त जंग का माहौल लगा हुआ है और बजाय इसके कि हम अपने मुल्क को में जो है वो एक चले एक तीसरी राय ले लेते हैं भाई, एक तीसरी राय ले लेते हैं। लगे हुए अपने काम करने। एक तीसरी राय ले लेते हैं। आपका पॉइंट आ गया, जब भट्टी साहब ने टाइम पे जवाब देंगे शायद यार परवेश साहबा के बाद आपके पास आपको टाइम दूंगा, ब्रेक से पहले टाइम दूंगा, प्रॉमिस। एक ब्रेक में जाने से पहले आपको पूरा टाइम दूंगा। नहीं, सिर्फ एक सेकंड यार, एक सेकंड जाती हो रही है परवेश साहब। सिर्फ एक सेकंड, मैं पलवशा साहबा से माजरत चाहता हूँ, पलवशा साहबा से माजरत चाहता हूँ। पहली बात तो ये मेरे भाई कि जो आपने कहा गालियाँ दी, पता नहीं कौन सी आपको मेरी ज़ुबान से गालियाँ, मैंने तो कभी नहीं दी और कभी नहीं चाहूँगा कि गालियाँ दूँ। दूसरी बात ये कि ये जो कुछ लुच आप तल रहे हैं ना इस मुल्क के साथ, जो कुछ आपने लुच तला है अदलिया के साथ, सहाफ़त के साथ, और ये जो आपने इलेक्शन के साथ और जमहूरियत के साथ, ये लुच 35 साल से आप तल रहे हैं। और तीसरी बात ये है, तीसरी बात भाई, मैंने आपकी आराम से सुनी बात मेरे भाई, आराम से सुनी भाई मेरे बात, मैंने तो आराम से सुनी है ना, मेरी भी सुन लीजिए, मैंने तो कोई दरमियान में नहीं बोला आपकी बात में। तीसरी बात, नौकरी कर रहे हैं शहबाज शरीफ, नौकरी कर रहे हैं नवाज शरीफ, नौकरियां कर रहे हैं आप। मैं लानत भेजता हूं नौकरियों पर, और जो शर्म की बात करिए, आपको शर्म हया आनी चाहिए। परवेश साहिबा, एक तो मैं आपको बड़ा अप्रिशिएट करता हूं जिस तरह आपने हिंदुस्तान की जो है बोलती बंद की हुई है, लेकिन मैंने सुना है आपकी बड़ी हरासमेंट हो रही है और आपका फ्लड ऑफ थ्रेटनिंग कॉल, और जो आपने स्पीचेस की और जो जिस तरह आप बोली कौमी असेंबली में, इस सारे थोड़ा हमें बताइएगा कि हो क्या रहा है, इंडिया से आपको किस तरह हरास किया जा रहा है, जो मेरे पास इतला है आपको सोशल मीडिया के थ्रू किया जा रहा है, मोबाइल टेक्नोलॉजी के, क्या हो क्या रहा है, जरा बताइएगा। और इस सिचुएशन के अंदर जरा जवाब दीजिएगा कि आपको लगता है कि ये सवाल जरूर एड्रेस होना चाहिए कि यार हमारी सिविल लीडरशिप जो है वो किस तरह इमर्ज की है, उसने किस तरह कौम को जोड़ा या लीड किया है इस सारे उसके अंदर। जनाब बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं दोनों मेहमानों से ये गुजारिश करूंगी कि खुदा के वास्ते आप लोग कौम की इज़्ज़त रखें। अच्छी बात है हमारे चैनल ब्लॉक हो गए हैं, ये वहाँ वो हम देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ, तो अच्छा हमारा मैसेज नहीं जाता। इस वक्त हमें एक जगह खड़े होकर एक यगानगत का मैसेज देना चाहिए। जब आप लोग ये बातचीत कर रहे थे तो ये आप देख लीजिए कितने इस वक्त मैं ब्लॉक कर रही थी जो नंबर्स आ रहे हैं। बात यह है कि सब अपने तौर पर जो है वो कोशिश कर रहे हैं। अब हमारी कोशिश तो यही इतने पे ही रहती है कि हम उठ के जो अफवाज पाकिस्तान हैं उनको उनकी अपनी ज़बान से अल्फाज से उनको बैक करें। और जहाँ तक भट्टी साहब ने कहा जरदारी साहब क्या कर रहे हैं, तो जरदारी साहब ने शायद इनकी नज़र से नहीं गुजरा कि मंडे को जो चाइनीज़ एम्बेसडर से वो मिले थे तो उसमें जरदारी साहब ने, और ये इंडिया की क्विंट को मैं रिपोर्ट कर रही हूँ, जिन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ये आप ख़ुद देख लीजिए से मुलाकात के बाद चाइनीज़ एम्बेसडर ने कहा हम आयरन क्लैड ब्रदर्स हैं और किसी भी जारहियत की जो है सूरत में पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा होगा।
लिहाजा प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी ने बहुत बड़ा काम किया है, पाकिस्तान के दफा को नाकाबिले तस्खीर की उनका अपना एक जो है वहाँ इन्फ्लुएंस है, उनका असर और रसूख है चीन में, तो उन्होंने उसको इस्तेमाल किया है और ये बड़ा मैसेज है जो भारत को। लेकिन आपके ख्याल में हुकूमत की परफॉर्मेंस कैसी है जी? बाबरी मस्जिद के बिल्कुल ठीक, वो आपके जरदारी साहब का पॉइंट आ गया। हुकूमत की जी देखिए हुकूमत की परफॉर्मेंस जो है, अभी तो हमें ख्वाजा आसिफ साहब और एक वो अता तारड़ साहब, दो लोग फ्रंट पे नज़र आते हैं। उसके अलावा जैसे अफनान है, इन्होंने उठ के बात की, मैंने की। लेकिन एक बात यह है कि जिस अब कल रात 10:30 बजे से मुझ पर साइबर अटैक्स हो रहे हैं, मेरे पास कोई इसका जो है मेरे पास इसका रिजॉर्ट नहीं, बल्कि मैंने रात को अफनानुल्लाह को फ़ोन किया, सेनेटर साहब को, कि मुझे बताएं मैं क्या करूं। मैंने अपना व्हाट्सएप डिसेबल कर दिया, फ़ोन पर धमकियां। इंडिया से किस तरह आपको फूल आ रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही। और ये इतनी आईटी टेक्नोलॉजी, आईटी मिनिस्ट्री, आपने इतना बड़ा सिस्टम लगाया चाइना से लेके, जिसमें आप कह रहे हैं जी कंट्रोल कर लेंगे सोशल मीडिया को, तो वो कितना कंट्रोल? बदकिस्मती से मैं ही चेयर पर्सन हूँ सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर आईटी की, और जो अफनान साहब हैं उसके मेंबर हैं। कल हमारी कमेटी की मीटिंग है। बात यह है कि एक साइबर वॉर भी है, एक साइबर वॉर है, और इस साइबर वॉर में हम क्यों ये जो है भाई जो इजरायली और अमेरिकन जो है प्लेटफॉर्म से पीछे नहीं हटते। इस मामले में मुझे लगता है कि हुकूमत की जो पॉलिसी है वो कमज़ोर है। ये देखिए फ़ौज ने जो करना है ना मुझसे पूछ के करना है ना आपसे पूछ के करना है, उनका अपना निज़ाम है। वो हर वक्त जैसे हम भी ब्रीफिंग में थे, उन्होंने कहा कि जब हम हालत अमन में होते हैं तो हम जंग की तैयारी कर रहे होते हैं, हम हालत अमन में आराम से नहीं बैठे होते, हम उस वक्त इस लम्हे की तैयारी कर रहे होते हैं। लिहाजा वो उस पर हमें इत्मीनान है, अगर एग्रेशन हुई तो इंडिया का तिया पांचा हो जाएगा, और मुझे तो कोई डर नहीं। देखिए हम में से हर एक को खुद खड़े होना पड़ेगा। कामरान शाहिद साहब, मुझे तो वजीर आजम की लीडरशिप की कोई खास इतनी जरूरत नहीं है, मैं खुद खड़ी होकर आपको प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप की जरूरत नहीं है, या आपको उनकी लीडरशिप नजर ही नहीं आती है, समझ नहीं आती? दो चीजें मुख्तलिफ है ना। देखिए बेहतर ये होता कि वो कौम से खिताब कर लेते, या वो कौमी असेंबली से खिताब करते हैं, शायद उन्होंने नहीं किया कुछ। चले वो तो अब पता नहीं वो कब करेंगे या क्या नहीं करेंगे, और मियाँ साहब भी सामने आते तो एक बेहतर असर पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद जंग उन्होंने भी नहीं लड़ी। लेकिन यार बात बताओ क्या है परवेज साहब, मैं आपको बात बताऊं, अफरान साहब माइंड कर देंगे अभी। शहबाज शरीफ और अगर मैं नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों कंपैरिजन करूं, शहबाज शरीफ कोई पर्सनैलिटी नहीं नवाज शरीफ साहब के मुकाबले। मतलब अगर आज नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होते तो कुछ और सिचुएशन होती देखने की, अगर मैं इस तरह देखूं, या इवन कोई और होता जैसे बेनज़ीर साहबा का। बस शहबाज शरीफ साहब जितना भी कर ले वो एक हद तक ही कर सकते हैं ना, जितना उनका स्टैचर या पर्सनैलिटी है। क्या ख्याल है? मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन में भी हम कंप्लीटली रॉन्ग। आपकी बात सही है, आपकी बात सही है, लेकिन अब हम पे देखिए पहली बात है हमने पहल नहीं करनी, और अगर नवाज शरीफ साहब ने तो मोदी साहब को एंगेज कर दिया था, मतलब ये तो हमें माननी पड़ेगी ना, चाहे जितना हम नवाज शरीफ साहब के सियासी नजरिए से इख्तिलाफ रखें, बट ही इज गॉट हिम एंगेज। वो एक जी एंगेज होकर भी हमें एंगेज किया, लेकिन मोदी के दिमाग में जो खन्नास है वो कोई एंगेजमेंट नहीं निकाल सकती। वो पाकिस्तान की आर्मी निकालेगी जनाब, और पाकिस्तान का आर्मी चीफ फिक्र ना करें। तो देखिए ना वो नहीं, लेकिन एक बात मैं बता दूं, आज मैं इंडिया को फिर आग लगाने के लिए और तत्ते तवे पे बिठाने के लिए कहना चाहती हूँ, इंशाअल्लाह ताला अगले 23 मार्च को सदर आसिफ अली जरदारी लाल किले के सामने सलामी के चबूतरे पर पाक फौज से सलामी लेंगे, और वो वक्त दूर नहीं है। सुन लें सारे, इन्होंने जिस तरह मुझे ट्रोल किया, जिस तरह मुझे डरा, जो लफ्जों की गोलाबारी से कौन डरती है वो असल गोलों से क्या लड़ेगी। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अनकरीब इस बड़े सगीर पाको हिंद में एक ही यौम आज़ादी मनेगा 14 अगस्त इंशाअल्लाह ताला, और बाबरी मस्जिद बनेगी। मैं 100 दफा कहती हूँ बनेगी। तुम 500 कॉलें और कर लो, तुम जितना मर्जी डरा लो, अच्छा है आप हम नहीं डरते। इंडियंस को तपाने के लिए सारी स्टेटमेंट्स दे रही हैं, बिल्कुल जबरदस्त बात है। मैं एक ब्रेक लूंगा। नहीं, मैं इस पे यकीन करती हूँ। आप बिलीव करती हैं? नहीं अच्छी बात है, बिलीव करती है, यकीन करती हूँ। देखिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ सेनेटर साहब के लिए। आप भट्टी साहब को बुरा भला कहें या जो कुछ कहें, जो बात भी कहें, 2 पॉइंट जो भट्टी साहब ने उठाया उसका जवाब आपने नहीं दिया, खासतौर पर एक पॉइंट का। ऑप्टिक्स की बात की भट्टी साहब ने, उन्होंने कहा जिस वक्त ये कौम में फौज और दूसरे लोग, इवन पेंशन वाले भी अब तो इनकम टैक्स दे रहे हैं, बाकी दुनिया भी दे रही है, आप लोगों ने क्या किया कि अपने मिनिस्टर की तनख्वाहें जो है 55 लोगों की बढ़ा दी। मतलब कौम क्या समझे आपको कि हमारे जवान शहादतें दे रहे हैं, बाकी लोग भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं जिनको सबसे ज्यादा वो करना चाहिए सेक्रीफाइस, वो तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं ऐसे मौके पे। जब सबसे इसका जवाब जरूर लेंगे अफरान साहब से और बाकी चीज़ों का। एक ब्रेक के बाद जी बड़ा क्विकली चला हमने। भट्टी साहब मुझे क्विकली ये बताइए कि आज शहबाज शरीफ साहब बेचारे एफर्ट तो कर रहे हैं, ISI के हेडक्वार्टर गए हुए थे वो,
और आपके ख्याल में और क्या करें नवाज शरीफ साहब और प्राइम मिनिस्टर को आप और क्या करते देखना चाहते हैं, एक्सपेक्टेशन जो आप समझते हैं मैच हो जाए कौम की? मेरा ख्याल है भाईजान कि जो एक पूरी सियासत है उसको इकट्ठा करना चाहिए, पूरे सियासतदानों को इकट्ठा करके आगे चलना चाहिए, पूरी एक कौमी बयानिया बनाना चाहिए, क्योंकि उधर जो है दूसरी तरफ एक ख़तरनाक दुश्मन है, उसका आलमी सतह पे उसकी कहानी को कोई ओन नहीं कर रहा, मोदी साहब की कहानी को कोई ओन नहीं कर रहा। ये बात सही है, क्योंकि कोई इंक्वायरी नहीं, कोई सबूत नहीं, और हम पे इल्ज़ाम लगाई जा रहा है और सारा कुछ कर दिया है। तो इस वक्त वही बात है कि जो कुछ हमारे अंदर के इख्तलाफात हैं वो हमारे अंदर ही रहने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, और हमें आगे बढ़ के इकट्ठे होने चाहिए। और मैं एक हमेशा एक कामरान शायद साहब ज़रूर बात करूँगा कि चूँकि उन्होंने एक लफ्ज़ बोला था उस पर आ गया, और ये वाकई पलवशा साहब ने कहा है कि ये वक्त ऐसा नहीं है कि हमें एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की गुफ्तगू करनी चाहिए। हम करेंगे इंशाल्लाह, आगे चल के करते रहेंगे, ठीक है, लेकिन इस वक्त हमें एक होने की ज़रूरत है। चलो ठीक है। अफरान भाई, मेरा ख्याल से कौम से खिताब कर लेना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, जो पलवशा साहिबा भी फरमा रही है, और मेरा ख्याल है बड़ा बैड टेस्ट में गया है इस मौके में मिनिस्टर ने अपनी तनख्वाहें जो बढ़ाई हैं। देखिए, ये जो तनख्वाहें बढ़ाने वाला मामला था ये बहुत दफ़ा न्यूज़ में आ चुका है, और बहुत दफ़ा इसके ऊपर जो है वो ये वाली बात हो चुकी है। ये मतलब एक दफ़ा तय कर लेंगे कितनी दफ़ा इसको चलाना है, फिर उसको कर लें, क्योंकि ये 1 महीना पहले भी आई है, ये 2 महीने पहले भी आई है, ये काम तो हुए अब काफ़ी टाइम हो चुका है, तो उसको इस टाइम पे लेके आना मेरी समझ से बाहर है। दूसरी बात, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त ये टाइम नहीं है कि हम एक दूसरे को क्या कहते हैं कुछ कहें। इस वक्त तो देखें दुश्मन से लड़ने का टाइम है, उस टाइम पे जो है वो इस तरह के मामलात निकाल के नहीं लाने चाहिए जो अनफाउंड हो और क्या कहते हैं अनकॉल्ड फॉर हो, इस तरह के मामलात नहीं करने चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब की बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क की क्या कहते हैं डेवलपमेंट के लिए, इस मुल्क के दिफा के लिए। मैं नहीं समझता कि किसी और लीडरशिप की इतनी कंट्रीब्यूशन है जितनी मियां नवाज शरीफ साहब की है इस वक्त। तो और उन तमाम चीज़ों को सामने रख के क्या कहते हैं बात को लेके चलना चाहिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जैसी ज़रूरत होगी बिल्कुल वो कौम से खिताब भी करेंगे, और वो जो है पूरा मामला कौम के सामने रखेंगे। इस वक्त पूरी हुकूमत, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब, पूरी हुकूमत के नुमाइंदे सारे लगे हुए हैं कि हम जो है वो जहाँ जहाँ अपनी अफवाज को सपोर्ट कर सकते हैं हम करें, नैरेटिव बिल्डिंग करें, तमाम मामलात को जो है वो आगे लेके चलें, और इंशाल्लाह पूरी कौम जो है वो खड़ी हुई है अफवाज के पीछे, और हम इस मुल्क का दिफा करेंगे। कौमी यकजहती देखने में नजर आई है, या आपको लगता है कि नहीं, जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज में फ्रिक्शन है इस तरह पाकिस्तान की आवाम जो है वो भी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह एक दूसरे के साथ डिवाइड है? कि आपका गट फीलिंग, आपकी ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है इस सारे क्राइसिस लाइक सिचुएशन में? कोई वो नहीं कर रख के बात करनी ग्राउंड रियलिटी पे। पलवशा साहब, मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन मेरी जो अपना एक्सपीरियंस है उस पर है। हम सब एक हैं, अगर बाहर से कोई आता है तो हम सब उसको पढ़ जाएंगे। उसने ये नहीं देखना कि भट्टी साहब को छोड़ दूं या अफनान को छोड़ दूं, उसने दोनों को दुश्मन समझना, दोनों को तो बिल्कुल ही छोड़ना, उसके लिए हम में से एक दुश्मन है। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त उनके नहीं, हमें तो पहले पकड़ेंगे, लेकिन उनके जो इस वक्त जो रॉ की एक्टिविटीज़ हैं यहाँ, जो आज शहादतें हुई हैं, ये एक बड़ी जंग उन्होंने हम पे अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए भी मुसल्लत की है। लेकिन मैं आपको एक, इसमें ज़ाहिर है हम सब एक ही हैं, लेकिन मैं आपको एक बात अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, शायद आपको अच्छी ना लगे। जिस वक्त मैंने बाबरी मस्जिद की बात की और मेरे पे ट्रोलिंग हुई, तो सबसे जो ट्विटर पे ट्रोलिंग हो रही थी, तो भारतीय तो कर ही रहे थे, उन पे तो मैं लानत भेजती हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा एक मखसूस सरकारी सियासी जमात के लोग जो हैं वो, उनके जो ट्रोल्स थे वो भी उसमें शामिल थे पाकिस्तान से। तो मैंने अफवाज पाकिस्तान का नाम लिया था और सैयद आसिम मुनीर के लिए कहा था कि वो बाबरी मस्जिद में पहली अजान देंगे और पिंडी का एक आम सिपाही वहाँ बुनियाद में पहली ईंट रखेगा। आपको पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने ट्रोल किया साथ, आप ये कह रही हैं? जी, मैं ये नहीं कहती कि उसमें कोई उनके सरकर्दा रहनुमा थे। उनके जो ट्रोल्स हैं, उनकी ट्रोल ब्रिगेड ने सिर्फ इसलिए कि हमने अफवाज पाकिस्तान का नाम लिया उन्हें, इसलिए लिहाजा हमें देखना चाहिए कि यहाँ जो मोदी के एजेंट बैठे हुए हैं उनको भी पहचानना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मोदी के एजेंट, एक ज़माने में कौन किसको क्या कहा करता था,
बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, अब चेंज हो रही है। नहीं कामरान साहब, आजकल जो करेगा वो एजेंट ही होगा। आज जो कौम के साथ, जैसे उसने कहा था ना, किसने, बुश ने कहा था कि आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। इस वक्त आप या लकीर के उस तरफ हैं या आप लकीर के इस तरफ हैं, बीच की कोई राह नहीं है। बिल्कुल। एक चाइना के हमारे हिस्टोरियन से सवाल पूछे इंडियन मीडिया ने, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि पाकिस्तान, तो मैं आपको जवाब सुनवाता हूं उनका एक ब्रेक के बाद। चाइना फैक्टर जो है नरेंद्र मोदी को थर थर कांपने में हमेशा मजबूर करता है, हमें पता है। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से जब इंडियन मीडिया के ऊपर चाइनीज हिस्टोरियन से सवाल पूछा गया चाइना की सपोर्ट को, तो मैं आपको प्रोग्राम आज उसी चाइनीज के तजिया निगार के जवाब पे छोड़ के जा रहा हूं। मीडिया रिपोर्ट्स और सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक चीन की तरफ से पाकिस्तान के शिमाली सरहदी इलाकों के करीब ईंधन और इंजीनियरिंग सामान की नकलो हरकत जारी है। इस सूरत हाल में अगर भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ती है तो क्या चीन पाकिस्तान को मिलिट्री या लॉजिस्टिक मदद फराहम करेगा? पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए चीन के अज़्म का गलत अंदाजा न लगाएं। अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। चीन और पाकिस्तान आहनी दोस्त हैं। चीन हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आएगा।